नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और फाइनली अब हम लोग चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में जो आपकी 11वीं और 12वीं में मौजूद होते हैं। और इन चैप्टर्स को पढ़ने के दौरान मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त रहेगी कि जब भी आप कोई चीज पढ़ोगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप यहाँ पर चीजों की को ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो, ना कि एक रश मोड में। अमूमन बच्चे एक रश मोड में रहते हैं, जल्दबाजी में, बस कि हमें जल्दी से जल्दी चीजें जाननी है ताकि एग्जाम्स में नंबर आ जाएं। याद रखो, एग्जाम में नंबर आपके डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ज्ञान की मदद से लाना है। और ज्ञान होगा तो एग्जाम में नंबर आपके कोई काट नहीं सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में यदि हम जल्दबाजी करेंगे, चीजों को शॉर्टकट में जानने की कोशिश करेंगे, तो हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जो हमें बनना है, जो हमें इवॉल्व करना है अपने आप को एज अ थिंकर, एज अ ऑब्जर्वर, वो हम नहीं बन पाएंगे। और यदि वो चीजें, वो क्वालिटी हम अचीव नहीं करते हैं ना, तो यकीन मानो हम फ्यूचर में इस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। एक खोजकर्ता सब्र के साथ अपनी खोज में लगा रहता है। एक सोचने वाला इंसान प्रॉब्लम्स आने पे एक्सक्यूजेस नहीं देता है, बल्कि सोचता है कि इसका निवारण कैसे किया जाए। जिसका जवाब हमें नहीं पता है, उस जवाब तक पहुंचा कैसे जाए। जवाब मतलब जस्ट क्वेश्चन आंसर नहीं जो किताब में आते हैं, असल जिंदगी के आने वाले प्रॉब्लम्स। इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज जिसमें आपको एक ऐसी चीज को बनाना है, एक ऐसा चीज नहीं, इंजीनियरिंग को चीज नहीं कहेंगे, एक ऐसा कार्य जिसमें आपको ऐसी चीज को बनाना है जो आज तक किसी ने नहीं बनाया है। तो आपको थिंकर बनना होगा, आपको ऑब्जर्वर बनना होगा, आपको अपने ज्ञान की मदद से कुदरत से बात करनी आनी चाहिए, ताकि आप वो ज्ञान भी कुदरत से खोज सको जो कि आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन कुदरत में वो हर वक्त मौजूद रहता है। इस बात को ध्यान रख के हमें चैप्टर्स को स्टडी करना है। रश मोड में आने के बाद हम अमूमन चीजों को ट्रिम कर करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि हम खुद से ही अनुमान लगा लेते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, हर चीज जो कुदरत में खोजी गई है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो हम उससे मतलब वो हमें रियल लाइफ में हमारे साथ एनकाउंटर नहीं होती है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस होती है। आज नहीं हुई है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भविष्य में नहीं होगी। और जब होगी, जिन चीजों को हमने स्किप किया होगा वो चीजें हमारे लिए उस वक्त कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास नहीं है वो आपका ब्रेन प्रोसेस कर ही नहीं सकता है। तो इंफॉर्मेशन को हमें राइट वे में ग्रैब करना होगा। और सबसे बड़ी बात, इन चीजों को करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें फियरलेस होकर पढ़ना है। हमें एग्जाम के डर से पढ़ाई नहीं करनी है, हमें ज्ञान प्राप्त करने की खुशी को महसूस करके पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई मजेदार है, 2+2 को सॉल्व करने जितनी ही आसान है। आसान वे में समझेंगे, पहला चैप्टर हमारा सेट्स होगा, ये बेहद ही आसान सा चैप्टर है। ये क्या, आने वाले हर एक चैप्टर बहुत आसान है। ये उन आसान चैप्टरों की कड़ी में उससे थोड़ा ज्यादा आसान है, और ये शुरुआत है। लेकिन ये जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास ना एक चीज जो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ध्यान रखनी होती है, वो होता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। कई बार इस सवाल का जवाब ना मिलने की वजह से हम उस चीज के साथ उतनी क्यूरियोसिटी पैदा नहीं कर पाते हैं, और ना ही उसके साथ उतना कनेक्शन बना पाते हैं। और अमूमन हम लोग एक गलत गलत मोटिवेशन के साथ उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गलत मोटिवेशन, आई मीन टू से, कि जैसे इस सेट्स का गणित की दुनिया में कुछ तो योगदान होगा, और इसकी वजह से एक इंसान ज्ञान के तौर पर इवॉल्व करेगा, कल से और बेहतर बनेगा अगर इसका ज्ञान उसे मिलेगा। इस मोटिवेशन की बजाय, अगर जो कि इसका रियल मोटिवेशन है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन अगर हम इस मोटिवेशन को चेंज कर दें, यार मुझे तो जेई का पेपर निकालना है इसलिए सेट्स पढ़ना है, एंड क्योंकि ये इजी है तो इसमें नंबर आ जाएंगे। एक मोटिवेशन के बदलने के साथ ही हमारा उसको पढ़ने का नजरिया बदल जाता है। और ये जो सवाल है ना कि हम इसे क्यों करते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि जब आपको उसका सही नजरिया होगा ना, तो सही क्यूरियोसिटी बनेगी। आपको इस चैप्टर को इस वे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार जेई के लिए पढ़ना है। इस वे में पढ़ने की नीड क्रिएट होगी, आपकी क्यूरियोसिटी जनरेट करेगी कि यार इसकी मदद से मैं आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम कर पाऊंगा, इसलिए मुझे इसको सीखना है। तो राइट मोटिवेशन आपको पहला कदम देता है राइट डायरेक्शन की तरफ। इसलिए हर चीज की नीड को पहचानना सीखो और फियरलेस होके पढ़ो। कभी आपको किसी पर डिपेंड होके, निर्भर होके पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुद पर डिपेंड करो। अगर इंसानों ने ही इन चीजों को कुदरत में देखकर खोजा है, तो यदि हमें कहीं से जवाब नहीं मिलेगा तो हम स्वयं इसको खोज लेंगे। हमें खोजने का तरीका पता है, ऑब्जर्व करना है। जितना ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान की मदद से कुदरत से बात करनी है, गणित के माध्यम से, क्योंकि कुदरत की भाषा गणित होती है। और कुदरत हमें नया ज्ञान परोस देगा, क्योंकि वो चीज तो हर वक्त कुदरत में हो रही होती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान रख के एक इजी से चैप्टर को, सुपर इजी चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, और एक चीज को समझते हैं कि हमें इसको पढ़ना क्यों है।
तो जैसा कि मैंने कहा था, कई बार कुछ चीजें आप पढ़ रहे होते हो जिसका प्रेजेंट लाइफ में एक कनेक्शन नजर नहीं आता है, तो शायद वो क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं होती है। लेकिन हो सकता है कि वो आपके सामने मौजूद हो, पर हमारा उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि राइट इंफॉर्मेशन को हमने ब्रेन में फीड नहीं किया, इसलिए हम उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। इस सेट्स की ना कहानी ऐसे शुरू होती है, सेट्स के इंफॉर्मेशन के साथ चलते हैं। पहली इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो यूजुअली हमारे पास एक डेफिनेशन होती है। तो उस डेफिनेशन को देखें कि अगर आप किसी इंफॉर्मेशन का, ठीक है, एक कलेक्शन बनाते हो, किसी इंफॉर्मेशन की एक कलेक्शन बनाते हो, उस चीज को हम एक सेट कहते हैं। या डे टू डे लाइफ में कहें कि हम किसी कलेक्टिबल चीजों का सेट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 4-5 फोन है एग्जाम्पल के लिए, तो वो मेरे पास सेट ऑफ फोन्स हो गए, ठीक है। मेरे पास कई पेयर ऑफ शूज हैं, तो वो सेट ऑफ शूज हो गए। तो कलेक्शन बनाना, ठीक है। और यहां पर शूज या फोन नहीं है, इंफॉर्मेशन है, जिसको हम यहां पर बस डेफिनेशन में जोड़ देते हैं, वरना शूज का सेट भी एक सेट है, फोन का सेट भी एक सेट है, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम सेट कहते हैं, तो यहां पर सेट की इस डेफिनेशन के साथ हमें गलती क्या नहीं करनी है, याद नहीं करना है, ठीक है, बल्कि इस पर सोच विचार करना है। सही मायने में अगर सही वे में पढ़ना है तो जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उस पर सोचो। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको आपको याद नहीं करना है, उस पर सोचना है। जब सोचोगे तो वो खुद ब खुद आपके दिमाग में समा जाएगा, वो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। सोचना है कि अब इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं क्या करूं। एक कलेक्शन है, तो इस कलेक्शन के साथ इंसानों ने इतिहास में क्या किया होगा, क्यों जरूरत पड़ी इनको गणित के अंदर सेट्स बनाने की। अब हो सकता है इसका जवाब आपको तुरंत ना मिले या खुद से ना मिले, तो आप किसी और से पूछोगे, नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं। जो सवाल आपके मन में पनप गया है ना, उस सवाल को कभी डिलीट मत होने देना, मतलब गायब मत होने देना अपने दिमाग से। जिस तरह जैसे जैसे आप हर रोज एक नया ज्ञान लेते जाओगे, आपका ब्रेन और मैच्योर होता जाएगा, और एक दिन हो सकता है कि शायद अभी आपको वो अनुभूति ना हो रही हो। जैसे अभी तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर आपको ये चीज खुद करनी हो तो आप सोचो कि आप धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ रहे होगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, गणित में भी आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है इस सवाल का जवाब पढ़ते पढ़ते आपको कुदरत दे देगा। तो कई बार सवालों के जवाब के लिए जो हम पैनिक हो जाते हैं कि तुरंत नहीं मिला, इसका मतलब मुझे इसका ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, इस गलत सोच के साथ, ये गलत सोच डर की वजह से आती है। तो फियरलेस रहो, डरो मत। आपको जवाब आज नहीं मिलेगा ना, तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा। यानी आज के दिन नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन नहीं मिल सकता है, वो दिन जरूर आएगा। बस उस सवाल को डिलीट मत होने देना, गायब मत होने देना अपने ब्रेन में। तो अब अगर हम इस सवाल के जवाब तक पहुंचने की कोशिश करें तो हमें नेचर के एल्गोरिदम का यूज करना है। जो ज्ञान आपके पास है उसका इस्तेमाल करेंगे और सोचना स्टार्ट करेंगे। तो भाई अगर हम नंबर्स की जर्नी को देखें, जो कि 0 1 2 3 से शुरू हुआ था और कैलकुलस तक हमको लेकर गया, जीरोस की दुनिया में लेके गया, जहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री देखी, रिलेशन फंक्शन देखे, कैलकुलस देखा, यूलर नंबर देखा, लॉगरिदम देखा, पाई को देखा, इन सब चीजों को हम एक्सप्लोर करते हुए आज हम लोग अब सेट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो एक चीज तो हमें भली भांति इतने वीडियो लेक्चर से हमें समझ आ गई है कि ये दुनिया में किसी भी चीज को नंबर्स के साथ एसोसिएट करोगे, और जब आप उसे एक नंबर के साथ एसोसिएट करोगे तो उसके अंदर नंबर का फ्लो आपको नजर आएगा। उस फ्लो को ऑब्जर्व करने से जब हम एक डेटा शीट बनाएंगे, जिसको हम आगे चल के स्टेटिस्टिक्स बोला करेंगे, ठीक है, या फिर आपने 10th में तो पढ़ा ही है ना स्टेटिस्टिक्स, जो डेटा लिखेंगे उस डेटा को ऑब्जर्व करके नेचर के लॉस को इंसान समझता है और पहले से और ज्यादा काबिल बन जाता है, यानी कि इवॉल्व कर जाता है, जिसका फायदा जो करा तो एक इंसान ने होता है, लेकिन फायदा पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी को मिलता है। सो पढ़ना अपने आप में एक नोबल वर्क हो गया, कुदरत को पढ़ना एक नोबल वर्क हुआ, क्योंकि आप अगर कुदरत को पढ़ोगे ना तो इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी को मिलेगा। और इतना बड़ा काम अगर आप कर रहे हो तो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। इस प्राउड मोमेंट के लिए हमें राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करना चाहिए। तो अब नेचर में अगर समीकरण यानी कि इक्वेशंस मौजूद हैं, जो कि हम उसको नंबर्स के साथ एसोसिएट करके यदि देखते हैं तो हमें नजर आते हैं, और इन नंबर्स के साथ नंबर्स के फ्लो को देख के हम उनके लॉस को समझते हैं। तो इसी तरह से अभी मैं कुछ इक्वेशंस लिखूंगा जो कि मैं आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा है लेकिन जस्ट इक्वेशन। तो नेचर को ही देख के हम इंसानों ने, जब हमने देखा कि यदि हम किसी चीज को फेंकते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी किया, यानी कि फिजिक्स में हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन से बात करते हैं, जब इसको देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारे पास एक रेंज की इक्वेशन, समीकरण निकल कर आया। कैसे? हमने नहीं बनाया, नेचर में जो मौजूद है उसको हमने जब ऑब्जर्व किया तो उसको नंबर्स के साथ एसोसिएट किया, तो हमें जवाब दिया नेचर ने, वो निकल कर आया u² sin 2 थीटा अपॉन में g। अभी सिर्फ ये समीकरण देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, थीटा है आपका किस एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है, g है आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और r का मतलब हो गया रेंज, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें
ठीक है, तो ये समीकरण हमें नेचर से मिला। लेकिन अब यहां पर एक मजेदार चीज देखने को मिल रही है कि यदि हम इस समीकरण को ही देखें तो ये हर अगर इसको देखें तो ये हर नंबर पे काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो है उसको अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकना है तो या तो वो 0 डिग्री पे फेंक सकता है, या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। क्या आप प्रोजेक्टाइल को धरती की सतह पर मौजूद होके -30 डिग्री पर फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते। और 300 जो आपका हो गया 180 के आगे वाला एंगल, मान लेते हैं 240 डिग्री, क्या आप 240 डिग्री पर उसे फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते हो। तो ऐसे ही एक चीज नजर आई कि ये जो समीकरण हमने नेचर में ढूंढा है, जो ढूंढा है हमने, ये समीकरण ना कुछ सेट ऑफ नंबर के लिए कुदरत में वैलिड है, बाकी नंबर्स के लिए इक्वेशन तो काम कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थीटा की वैल्यू -30 डिग्री ले लूं तो इक्वेशन अपना जवाब देगा, नो डाउट इक्वेशन अपना जवाब देगा। लेकिन क्या ये वास्तविकता के साथ मैच कर रहा है? सोचने वाली बात आई ना। ठीक है, ऐसे ही हम चीजों को नहीं सोच रहे हैं, कुदरत दिखाता है तब हमें समझ आता है। -30 डिग्री लिखूं या थीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूं 240 डिग्री, इस पर मैं देखूं तो क्या ये समीकरण अपना जवाब नहीं देगा? क्या ये इक्वेशन अपना रिजल्ट नहीं देगा? रिजल्ट देगा। लेकिन क्या ये वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है? तो वास्तविकता में समीकरण एग्जिस्ट करते हैं जो हम नेचर में देखते हैं, लेकिन वो कुछ नंबरों के लिए, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो हर नंबर के लिए काम करता है, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो कुछ रेंज ऑफ नंबर के लिए काम करते हैं। जैसे कि ये समीकरण मेरे लिए वास्तविक तभी है जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक हो। अब 90 डिग्री की, सॉरी 180 डिग्री, माफ करना, 180 डिग्री तक हो, उस केस तक ये समीकरण मेरे लिए वैलिड है। ठीक है, क्योंकि मैं 0 से लेकर 180 डिग्री तक चीजों को फेंक सकता हूं, लेकिन माइनस में नहीं फेंक सकता हूं, यानी जमीन के अंदर मेरे लिए प्रोजेक्टाइल वर्क नहीं करेगा। और 180 डिग्री के आगे 181 डिग्री पर भी ये काम नहीं करेगा। तो वास्तविकता में ये इक्वेशन वैलिड है, लेकिन ये इक्वेशन आंसर देती है इन नंबर्स पर भी, इन एंगल्स पर भी, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। तो यहां से हमें समझ आया कि समीकरण के लिए नंबर्स के कलेक्शन का सेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये कहानी अभी जुड़ने वाली है। ये कहानी जुड़ेगी आपके अगले चैप्टर के साथ, रिलेशन एंड फंक्शन के साथ। ठीक है, तो समीकरण कुछ नंबरों के दायरे में काम करते हैं वास्तविकता में, और हम तो वास्तविकता को ही समझना चाहते हैं ना। यहां से अपने आप, उन्होंने नहीं, आप खुद सोचो, क्या आपको ये नीड नहीं पड़ रही है कि हम ये कहें कि दिस इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर, अभी सिंबल्स मैं लिख देता हूं, थीटा बिलोंग्स टू, अभी मैं ये सिंबल्स बताऊंगा आपको, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 180 डिग्री तक। अब ये समीकरण कहीं ना कहीं वास्तविकता को और बेहतर ढंग से समझा पा रहा है। ऐसे ही गणित के अंदर नंबर्स अपने आप में एक जादुई क्रिया है, बड़ी ही मजेदार मजेदार दुनिया नजर निकल कर आ रही है। और कुदरत को ऑब्जर्व करने के बाद हमें एक चीज नजर आई कि कुदरत में हर जगह अलग अलग ही सही, अलग अलग किस्म के पैटर्न्स नजर आते हैं। और हम कैसे जज करें कि हमने किसी चीज को सही वे में खोजा है? तो जब आप किसी चीज को खोज रहे होगे ना, तो उसके अंदर एक पैटर्न जरूर मिलेगा, और ये पढ़ते पढ़ते आपको नजर आने लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स। ठीक है, तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, कुदरत में मौजूद है, हर चीज में पैटर्न है। अगर कोई पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उस पैटर्न की जानकारी आप समझ नहीं पा रहे हो, बट वो भी कोई एक पैटर्न होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से नंबर्स पे लोग देखने लगे कि नंबर्स एक मजेदार दुनिया है, दो नंबरों के बीच में अनंत नंबर हैं। और अगर हम सिर्फ ऐसे कहें कि हमें जो नंबर्स पता हैं, जैसे कि होल नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास यानी कि 10th ग्रेड में सीखा है, उन्हीं नंबरों की बात करें, तो ऐसे ही छोटे छोटे काम जो हो रहे थे इंसानों द्वारा, उन चीजों को अगर हम देखें तो हमें एक चीज समझ आती है कि हमने, एक वैज्ञानिक ने सोचा कि यार अगर मैं होल नंबर लेता हूं 0 1 2 3 4 5 6, इनका एक कलेक्शन बनाता हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जाते 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 कहां जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये कलेक्शन है, कलेक्शन, या फिर हम कहें कलेक्शन को ही हम लोग बोलेंगे सेट। ठीक है, डिफाइंड कलेक्शन, टू बी प्रिसाइज, डिफाइंड कलेक्शन, समय के साथ हम समझ जाएंगे क्या मतलब है उसका। तो एक कलेक्शन बनाते हैं हम उसका, जो कि इनफाइनाइट है। तो उनके दिमाग में आया कि एक और कलेक्शन को अगर मैं देखूं, एक और कलेक्शन को अगर मैं देखूं, जो कि होगा इन नंबरों के स्क्वायर का, इन नंबरों के स्क्वायर का। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अब उनके दिमाग में एक सवाल आता है, जो कि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, और वो सवाल ये है कि इन दोनों सेट्स में बेशक इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लेकिन
क्या इन्फिनिटी बराबर है होती हैं या छोटी बड़ी भी हो सकती हैं? सोच का दायरा बस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्यों उन्होंने ऐसा सोचा? क्योंकि इस सेट के अंदर अगर इनफाइनाइट नंबर हैं तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 10 ऑल द वे टू 36 तक अभी के लिए काउंट कर लो। लेकिन इसके अंदर 0 के बाद 1 है, 2 3 मिसिंग है, 4 के बाद 9 है, 5 6 7 8 मिसिंग है, 9 के बाद 16 यानी 10 11 12 13 14 15 इतने नंबर्स यहां पर मिसिंग है। तो अब इस वे में सोचना स्टार्ट किया कि बेशक इन दोनों के अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन क्या इन दोनों नंबर सेट्स के अंदर या कलेक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं क्या वो सेम है? सोच चल रही है, एक सोच विचार चल रहा है। तो उन्होंने जवाब बनाया नहीं, सोचना स्टार्ट किया कि यार हम कितना ही बड़ा नंबर ले लें उसका स्क्वायर तो मिलेगा ही ना, क्योंकि नंबर्स तो अनंत होते हैं। अगर मैं कहूं 10 रेज टू द पावर बिलियन भी नहीं ट्रिलियन लिखता हूं मैं, 10 रेज टू द पावर ट्रिलियन, ये भी तो कोई नंबर ही होगा ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो भी तो एक नंबर ही आएगा। यानी हर नंबर के सामने एक नंबर आ रहा है, हर नंबर के सामने एक नंबर आ रहा है, यानी कि इसके अंदर जितने भी नंबर मौजूद हैं उसके सामने उसका स्क्वायर मौजूद है। इसका मतलब इन दोनों सेट्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बेशक वो दोनों इंफिनिटी ही क्यों ना हो। तो यहां से एक बात समझ आई कि कलेक्शन को देखो, कुदरत को देखा तो नंबर समझ आए, ठीक है, नंबर के साथ जोड़ा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, नंबर्स के साथ कुदरत को जोड़ा तो कुदरत समझ आनी स्टार्ट हुई। और नंबर्स अपने आप में एक फैसिनेटिंग चीज है। जब नंबर्स को ही स्टडी करना स्टार्ट किया तो इस कुदरत के और गहरे राज हमें समझ आने स्टार्ट हुए। इस कुदरत को बनाने का तरीका, ये कुदरत काम कैसे करता है, नंबर्स के साथ वो ऑपरेट करता है। तो नंबर्स को अगर स्टडी किया जाए तो बहुत नई नई जानकारी हमें और मिल सकती है, जो कि कई चीजें कुदरत हमें दिखा सकता है, लेकिन कई चीजें दिखती नहीं है तो महसूस कर सकते हैं। जो दिखती नहीं है उसे हम खुद लिख कर देख सकते हैं, कुछ चीजें महसूस करी जा सकती हैं। हमारे पास देखने के लिए सिर्फ आंख की इंद्रियां हैं, लेकिन नंबर्स के फ्लो को तो हम महसूस करते हैं और महसूस करके लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो वो महसूस करी हुई चीज हमें नजर आनी स्टार्ट हो जाती है, हम फिर से ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसी तरीके से ये सेट्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि यार नंबर्स के कलेक्शन के अंदर भी तो कुछ ना कुछ पैटर्न्स होंगे जिसको हम समझ पाएं, और समझ पाएंगे तो कितनी ही नई नई जानकारियां हमें इन ऑब्जर्वेशन से मिलेगी, और वो जानकारियां आज इंसानों को पे ऑफ कर रही है। जरा सोच के देखो, आप गेम खेलते हो, ठीक है, एक गेम है जो कि ऑनलाइन है, सर्वर पर लोडेड है, ठीक है। उस गेम के अंदर हर इंसान क्या क्या करने वाला है अगर उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में डाल दूं तो क्या मेरे पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सर्वर होगा? नहीं होगा। लेकिन उस सर्वर के अंदर अगर इंफॉर्मेशन एक सेट में मौजूद हो, एक कलेक्शन में, कि ये और ये चीजें ही इंसान कर सकता है, तो सिर्फ एक डिफाइंड सेट हम लोगों ने उसके अंदर प्रोग्राम किया और हम गेम खेलने लगे। यदि मैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इक्वेशन के जरिए अगर प्रोग्रामिंग को डेवलप करता तो वहां पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती, जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब अगर ये सेट को मैं डिफाइन कर दूं, इस इक्वेशन को मैं डिफाइन कर दूं कि थीटा बिलोंग करेगा 0 से 180 के बीच में, तो मेरे पास एक डिफाइंड सेट ऑफ नंबर है। हाँ, दो नंबरों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन हम इनफाइनाइट ना लेके उसके अंदर के कुछ फाइनाइट पॉइंट्स ही ले लें, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे इस इक्वेशन को 0 के पीछे और 180 के आगे डिफाइन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सोच के देखो, ये जो कंप्यूटर्स हैं जिनको आप प्रोग्राम कर रहे हो, इनके अंदर डेटा होता है। अगर डेटा अनंत कर दिया जाए तो क्या आप उसे मैनेज कर पाओगे? अगर मैनेज ही नहीं कर पाओगे तो भविष्य में जब आप कंप्यूटर इंजीनियर बनने जाओगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसा सब्जेक्ट ही नहीं होगा आपके पास। ये सेट्स जो हैं आज पे ऑफ कर रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेट्स का इस्तेमाल होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सेट्स का इस्तेमाल होता है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर सेट्स का इस्तेमाल होता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, एक्चुअली मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर आपका ये इंटरनेट में सेट्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि डेटा पैटर्न में भी मिलता है प्लस कलेक्शन में भी मिलता है कि यहां से यहां के दायरे में ही ये काम करेगा। इसलिए सेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आसान सा चैप्टर है, लेकिन ये आसान इसलिए है, मुश्किल तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये शुरुआत है। शुरुआत है तो हमें डेफिनेशंस की बॉम्बार्डिंग हो जाती है, ये याद कर लो, वो याद कर लो, वो याद कर लो। नहीं, जब भी आपके सामने डेफिनेशन आएगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सोचने की। सोचो, सीखो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो सेट्स की डेफिनेशन को अब आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे, और वो ये है कि सेट्स क्यों जरूरी है, ये तो हमें समझ आ गया। भविष्य में इसके क्या इंप्लीकेशन है ये समझ आ गया। तो अब राइट क्यूरियोसिटी के साथ इसको पढ़ना कि ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भविष्य में, क्योंकि आज का टाइम डिजिटल युग का है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक यू, आप डिजिटल इंजीनियर ही बनने वाले हो, जो कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़ने वाले हो, और वहां पर मैथमेटिक्स का रोल
हमेशा रहेगा और सेट्स का रोल भी वहां पर आने वाला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इक्वेशंस के फॉर्म में हर नंबर पे काम कर सकती है, लेकिन वास्तविकता रियलिटी सर्टेन रेंज में काम करती है। और जब आप किसी एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होगे, चाहे डिजिटल हो ना हो, मैकेनिकल ही क्यों ना हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, अगर मैं इसको तोड़ना भी चाहता हूं, ठीक है, तो यार इस पेन की एक लिमिट है। मान लेते हैं 100 न्यूटन के फोर्स के बाद ये टूट जाएगा, ठीक है। तो 101 जो इसकी इक्वेशन बनेगी, इसकी स्ट्रेंथ की जो इक्वेशन बनाते हैं, अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें 101 न्यूटन की वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पर भी वो टूट ही जाएगा। लेकिन 101 न्यूटन तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100 पे पहुंचते ही टूट जाएगा ये। तो क्या उस समीकरण के अंदर 101 का कोई मतलब है? नहीं है ना। ये बातें हैं, इसलिए हम चीजों को सेट बनाते हैं। और जो ये हमने नंबर वाला सेट देखा, इससे हमें एक बात समझ आई कि ये नंबर्स इनफाइनाइट है, उसका स्क्वायर इनफाइनाइट है। इससे ये समझ आया कि इसके अंदर भी बहुत से ऐसे राज हैं जिनको खोजा जाना चाहिए। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, आप खुद भी खोजना। मैंने तो आपको दो एग्जांपल बताया कि सेट क्यों जरूरी है इक्वेशन के जरिए, और सेट के अंदर भी बहुत सारे ज्ञान है जो कि आपका नंबर और उसके स्क्वायर ने हमें दिखाया है। मिस्ट्री टाइप दुनिया है, जो जानकारी आपके पास नहीं है वो आपके लिए मिस्ट्री है। उस मिस्ट्री को सॉल्व करना ही इंसान का परम धर्म है। तो इसी बात के साथ हमारा सेट्स अब एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ेगा, जो कि होगा कि इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ना है ये हमें समझ आ गया। ये बेहद ही आसान सी चीज है। क्यों? सेट इज अ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। काम खत्म। डिफाइंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज है, वो वेरी नहीं करेगी। वेरी नहीं करेगी का इसका ये मतलब होता है कि अगर हम कहें कि जैसे एक इंफॉर्मेशन है जो अलग अलग स्थिति में वेरी कर जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं दो प्राणी हैं, ठीक है, दो प्राणी हैं, ठीक है। एक प्राणी जो है वो साउथ इंडिया में पला बड़ा है, और दूसरा प्राणी जो है वो मतलब गर्म एरिया में पला बड़ा है, ऐसे कहते हैं। एक प्राणी है जो दुबई में पला बड़ा है, ये गर्म एरिया ले लिया मैंने, ठीक है। और एक प्राणी है जो रशिया में है, जहां पर टेम्परेचर जो होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस में रहता है, और यहां पर +40 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, ठीक है। दोनों ही इंसान हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस इंसान के टेम्परेचर, देखो जिस एनवायरमेंट में रहा है वो उसके लिए हैबिचुअल है। इसको यहां लेकर आएंगे तो ये पागल हो जाएगा गर्मी से, और इसको यहां लेके जाएंगे तो ये सर्दी से पागल हो जाएगा। तो इनकी बियरिंग कैपेसिटी की अगर हम रेंज निकालें कि किस एनवायरमेंट में ये कंफर्टेबल हैं, तो इसका अगर मैं नंबर दूं तो भाई मैं कहूंगा ये -100 डिग्री से लेकर, ठीक है, 10 डिग्री प्लस में, ये यहाँ पे +10 डिग्री तक ये कंफर्टेबल रह सकता है, क्योंकि इसकी हैबिट है, ठीक है। और ये जो है ये 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक इसने आदत बना लिया कंफर्टेबल रहने की, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ह्यूमंस की, अगर मैं एक सेट बनाऊं, एक कलेक्शन बनाऊं नंबर का, और ये कहूं कि ह्यूमंस की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, मान लो मैं दुबई का साइंटिस्ट हूं, ठीक है, और मैंने इसी चीज को कह दिया कि ह्यूमंस की जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो 10 to 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मैंने ऐसा कह दिया और पेपर पब्लिश कर दिया, तो वो पेपर रशिया में जाते ही खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैंने डिफाइन किया है ना, वो सब पे काम नहीं कर रहा है, वो सब पर काम नहीं कर रहा है। तो एक कलेक्शन जो होता है ना, वो एक इंफॉर्मेशन का मतलब कलेक्शन जो है ना, वो इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है, सेट है या कलेक्शन है, जो भी कह लो, वो डिफाइंड होना चाहिए, जो हर जगह काम करे। और ये जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक इंफॉर्मेशन अगर अलग अलग जगहों पर या अलग अलग परिस्थिति में वैरी कर रही है, तो फिर हमें उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को, अगर हम कहते हैं कि ये ऑप्टिमल है, ठीक है, तो ये डिफाइंड सेट नहीं हुआ, ठीक है। डिफाइंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये यहां जाते ही चेंज हो जाती है, बदल जाती है, क्योंकि यहां पे मौजूद इंसान बचपन से अलग परिस्थितियों में रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का अगर एवरेज देखें, ठीक है, इन दोनों का एवरेज देखें, तो भाई सिर्फ इस डेटा के हिसाब से चलें, सिर्फ इस डेटा के हिसाब से चलें। तो मैं यहां पे डेटा को थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां पर मैं इसको करता हूं 5 डिग्री, ठीक है, और यहां पर इसको करता हूं 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री, ऐसे जस्ट मैंने अपने हिसाब से डेटा मॉडिफाई कर दिया। ये कोई रिसर्च का डेटा नहीं है, खुद मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इन दोनों डेटा को अगर मैं देखूं तो मैं ये कहूं कि यार 5 से 15 यहां है और 5 से 15 यहां पर भी है, और मैं ये कहूं कि 5 to 15 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री to 15 डिग्री इज अ ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मतलब दुबई रशिया ही ले लेते हैं कि भाई धरती पे सिर्फ इन्हीं दो जगहों पर इंसान पैदा है। तो ये जो है अब ये एक डिफाइंड सेट बनता है। बेशक आगे के नंबर्स भी हैं, लेकिन अब ये डिफाइंड है, ये ज्यादा बेहतर है। ये नंबर लेके अगर मैं दुबई भी चला जाऊं तो यहां पे भी वर्क करेगा, ये नंबर लेके मैं रशिया भी चला जाऊं तो यहां पर भी वर्क करेगा, ठीक है। आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हो प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। आप कहते हो कि मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन 0 से 90 ही काम करेगा। दूसरा बंदा प्रोजेक्टाइल मोशन पे प्रोग्राम बनाता है, कहता है मैं 90 से 180 के बीच में काम कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी वो 0 से 180 के बीच में काम कर सकता है। तो दोनों के जो प्रोग्राम है ना, आपने जो सेट बनाया, अगर उस सेट को आप दूसरे के प्रोग्राम में रन करोगे, आपका सेट है 90 से 180, आप उसको रन कर रहे हो 0 से 90 के बीच में, क्या वो प्रोग्राम जवाब देगा? नहीं देगा।
क्योंकि सेट डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड करने के लिए हमें उसको, डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि वो कहीं वेरी ना करे, ठीक है, वो कहीं वेरी ना करे। सो एक डिफाइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिफाइंड इंफॉर्मेशन जो कि वेरी ना करे। डिफाइंड का ये मतलब है यहां पर, ठीक है, जो हमने उसको स्थिति दी है ना, जिस परिस्थिति के लिए इन नंबरों का चयन किया है हमने, वो चयन डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ये है आपकी सेट्स की डेफिनेशन, दैट्स इट, यही है आपका सेट्स का मतलब, ठीक है। अब इसके बाद आगे का सारा काम हमारा जो है आज के लेक्चर के लिए, वो बुद्धि का काम है, ठीक है। वो बुद्धि का काम ऐसे है कि हमें डेफिनेशंस मिलती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम डेफिनेशंस पे नहीं जाएंगे, हम थिंकिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो एक सेट जो है वो कलेक्शन है, ठीक है। अब जो कलेक्शन है, ठीक है, वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, या वर्ण, जो वर्ण होते हैं आपके क ख ग के अंदर, फाइनाइट है। तो दो नाम अपने आप आ गए, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सोच के करो, वैसे डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, नल सेट, ठीक है। ऐसे बच्चे, एनसीईआरटी का एग्जांपल लेता हूं, ऐसे बच्चे जो 11वीं में पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 11, एक फाइनाइट सेट है और इसमें एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12, सॉरी, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12, ये भी एक डिफाइंड सेट है। 11वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, डिफाइंड हो गया, 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, डिफाइंड हो गया। ऐसे बच्चे जो 11वीं 12वीं दोनों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। तो इसका मतलब ये, इसके अंदर कितने बच्चे आएंगे, 0 बच्चे आएंगे। तो ये ऐसे भी तो सेट एग्जिस्ट करेंगे ना जिसके अंदर कोई उस समीकरण का कोई नंबर, उस समीकरण में कोई नंबर एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है, जो अभी हमने एग्जांपल दिया। इस परिस्थिति में एक भी बच्चा नहीं आ रहा है, तो ऐसे सेट को हम सिंपली बोल देंगे नल सेट, नल सेट, ठीक है। बस सेट लगाना है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, काम खत्म, ठीक है। क्या सोच की गहराई में उतरते हैं, क्या सेट के सेट बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं, ठीक है। सेट के अंदर एलिमेंट है, तो अब सबसे पहले उस चीज पर आगे बढ़ने से पहले सेट को लिखे कैसे, ठीक है। तो देखो भाई, सेट फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है। सोचो, ये याद नहीं करना है, सोचो। फाइनाइट सेट को हम चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है, वॉवल्स लिखने हैं, ठीक है, तो A E I O U लिख दिया मैंने, एक सेट बना दिया। सेट को हम इस ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे, ठीक है। 26 अल्फाबेट लिखने हैं, लिख दूंगा। वर्णमाला लिखनी है, लिख दूंगा। लेकिन कई बार इनकी संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, चैलेंज। और दूसरी चीज, जो इनफाइनाइट सेट होंगे, क्या उनको हम ऐसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। समझ रहे हो बात को? उनको हम नहीं लिख पाएंगे। तो यानी सेट को लिखने के ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है हमें, हमारी सोच की शक्ति से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं कि सेट को लिखने के दो तरीके होंगे। या तो भाई डेटा ही लिख दो, या फिर अगर डेटा लिखने में आप असमर्थ हो कि ये डेटा बहुत सारे, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, इनको अब हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे, कुछ ना कुछ तो नाम देना ही है। तो सेट के अंदर जो ये चीजें मौजूद है, इनको एलिमेंट बोला हमने, ठीक है, एलिमेंट बोला। अब ये एलिमेंट अगर मान लेते हैं फाइनाइट है, लेकिन 1 करोड़ एलिमेंट है, तब तो लिखते लिखते हमें 1 डेढ़ साल निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें? तो अपने आप एक आइडिया आया, इस तरह के फॉर्म को हमने कहा, जिनको ऐसे लिख सकते हैं उनको एक नाम भी दे देते हैं। इसको नाम दे दिया रूस्टर फॉर्म। रूस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, आपका टास्क है, ढूंढो, कमेंट में इसका जवाब दो, ठीक है, रूस्टर फॉर्म, ठीक है। और जिन सेट्स को लिखना इस तरह से हमारे लिए नामुमकिन है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम लिखते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया? सेट को एलिमेंट्स के फॉर्म में ना लिखकर शब्दों के मदद से लिखा, ठीक है, शब्दों की मदद से लिख दिया, ठीक है। जैसे कि इसको हम लिखेंगे, कैपिटल लेटर से सिग्निफाई करेंगे, दिस इज सेट ए, जो कि है वॉवल्स का कलेक्शन, ठीक है। अब सेट बी को मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, सेट बी इज एक्स, ठीक है, एक्स किया है मैंने। और फिर इन दो डॉट्स को हम अपना समय बचाने के लिए सिंबलाइज कर देते हैं। जैसे कि इसका मतलब है ये, इसका मतलब है सच दैट, एरो दे देता हूं, सच दैट। तो जब सच दैट लिखना होगा तो मैं इस सिंबल का इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है। इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल, फॉर ऑल। याद मत करो, अभी हम बोलते जाएंगे, सिंबल यूज होते जाएंगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। एक्स, बी सेट इज एक्स सच दैट, सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्स सच दैट। सच दैट लिखने के बजाय इतना लंबा लिखता, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। गणितज्ञों ने यही किया होगा, सच दैट एक्स इज, ठीक है, एक्स इज, क्या लिखूं मैं यहां पर? एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज x to the power 7 plus 3x square plus 9, ठीक है, ये रहा। तो भाई देखा जाए तो ये एक फाइनाइट सेट है,
क्योंकि इसके साथ ही सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। लेकिन हमने उस फाइनाइट सिचुएशन को इंग्लिश की मदद से लिखा और डिफाइन कर दे कि भाई देखो, ये भी तो हम बोल सकते हैं ना, ए इज अ सेट ऑफ ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ऑल द वॉवल्स इन अल्फाबेट्स, ठीक है। तो जब हम चीजों को शब्दों की मदद से समझा रहे हैं तो वो भी सेट को ही तो डिफाइन कर रहा है। डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख दिया, सेट को डिफाइन कर रहा है। तो जब डायरेक्ट लिखा तो उसको रूस्टर फॉर्म लिखा, और यहां पर हमने इस चीज को एक नाम देना है, तो हमने नाम दिया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमने इसको एक नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से सेट को लिखने के दो तरीके हो गए, ठीक है, जो कि याद नहीं करना है, सोचना है कि ऐसा हमने क्यों किया होगा। फाइनाइट सेट भी है, इनफाइनाइट सेट भी है। फाइनाइट हुआ तो क्या हुआ, बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए ये तरीका सबसे बेहतर है, ठीक है। छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं, 10-12 एलिमेंट है, चलो रूस्टर में लिख लेंगे, ठीक है। ज्यादा है, एक काम करो भाई, भाषा में लिख दो, समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, एक्स सी सेट है, एक्स इज ऑल द पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 2,2 टू 4,4। कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट लिया 2,2, दूसरा पॉइंट लिया 4,4, ठीक है। 2,2 4,4, इनके बीच में एक लाइन बना दी, इनके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसका सेट है, ठीक है। अब डिफाइंड रेंज है इसकी कि भाई यहां से यहां होगा, ठीक है। अब दो पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते तो आपने भाषा के का इस्तेमाल करके लिख दिया, और देखो हमारा सेट बन गया। तो सेट लिखने के ये दो तरीके हो गए, ठीक है। तो देखो, चीजों को याद करके फास्ट नहीं भागे। मैं मानता हूं इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन इस समय के साथ हमारी समझ डेवलप हुई, और जब हमारी समझ डेवलप होती है ना, तो फिर हम इसको कभी भूलते नहीं है। याद रखो, रटी हुई चीज आप भूल जाते हो, लेकिन समझी हुई चीज कभी नहीं भूलते हो। आपके ब्रेन में सही न्यूरोजेनेसिस हो रहा होता है जब आप चीजों को समझते हो, और जब समझ के चीजों को करते हो ना, तो जब वो न्यूरो इलास्टिसिटी की मदद से दो इंफॉर्मेशन आपस में जुड़ रहे होंगे ना, समझ के करोगे तो वो इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी में जाएगा, और वो जीवन भर आपको याद रहेगा। पॉइंट समझ रहे हो? ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ये चीजें कि आज ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई, रीजन बीइंग कि मैं आपको सही मार्गदर्शन देना चाहता हूं। बस आगे हर चैप्टर आपको इन्हीं तरीकों से पढ़ना है, ठीक है। तभी सेल्फ लर्नर बन पाओगे, तभी सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, और इन चीजों के लिए आपका फियरलेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सेट हो गए, सेट कैसे लिख सकते हैं ये हमें समझ आ गया। एनसीईआरटी में आपके पास कुछ सवाल होंगे, उनको आप जरूर सॉल्व करना, बहुत ही बेहद से आसान से सवाल हैं, आप उनको कर लोगे। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, समझ से ही हमें समझ आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, खुद सोचो, आगे अगली वीडियो में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये जो एलिमेंट हैं, क्या इनके भी मैं सेट बना सकता हूं, और क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि इन सेट्स को ऑब्जर्व करके मैं कुछ नया जानने को मिलेगा, और वो नया ज्ञान आगे चल के आपको एआई में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मदद करने वाला है। क्योंकि सेट्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुदरत में समीकरण हर नंबर पे काम करेगा, लेकिन कुदरत की वास्तविकता में वो एक सर्टेन नंबर्स के बीच में काम करेगा, जिसको आगे चल के आप डोमेन और रेंज भी बोलने वाले हो अगले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वास्तविकता के साथ जुड़ के पढ़ना है। ये 5 मिनट का टॉपिक था, वीडियो इतनी लंबी हुई सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए, ठीक है। आगे से बीच बीच में मार्गदर्शन देता रहूंगा, बट आपको इन्हीं चीजों को इसी वे में पढ़ाई करनी है। सो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। सेट्स क्या होता है ये हमने समझ लिया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट किस फॉर्म में लिखा जाता है ये हमें समझ आ गया है। इससे जुड़े हुए सवालों को आप समझ के साथ करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। आज इतना सीखो कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठो ना, आपकी समझ इतनी मैच्योर हो जाए, एग्जाम में आपको सोचना नहीं होता है, इसलिए एग्जाम से पहले सब सोच लो। एग्जाम में सोचने बैठते हो तो वक्त गुजर जाता है और एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं। ज्ञान पहले प्राप्त कर लो, ठीक है, और सोच और समझ के साथ ज्ञान को प्राप्त करो, राइट वे ऑफ एजुकेशन के साथ प्राप्त करो, और सब कुछ आज सोचो, ताकि उस दिन आपको सोचना ना पड़े। एग्जाम का लेवल ये नीचे चला जाएगा, कुछ नहीं है जेई मेन, जेई एडवांस, ये सब कुछ भी नहीं है। हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बड़ा है। आपके पास ज्ञान होगा तो उसका लेवल नीचे आएगा और आप महान इंसान भी बन पाओगे। यही एक सच्चाई है जिस राह पर आपको आगे बढ़ना है, इस सच्ची राह पर आपको आगे बढ़ना है। सो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।